नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। नई सुबह की प्रतीक्षा में श्रीलंका। राजपक्षे मॉडल के दुष्परिणाम एकाएक दूर नहीं होंगे, मगर राजनीतिक परिपक्वता और भारत जैसे सहयोगी के समर्थन से श्रीलंका के हालात बदल सकते हैं। श्रीलंका के सत्ता प्रतिष्ठान पर पूरी तरह हावी हो गए राजपक्षे परिवार का पतन और जनता के आक्रोश एवं कोप से बचने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का रफू चक्कर हो जाना इस द्वीपीय देश की राजनीति में एक युग की समाप्ति का स्पष्ट संकेत है। अर्गला भूमिया यानी सिंगला भाषा में राष्ट्रीय संघर्ष ने इस परिवार को सत्ता से खदेड़ दिया है, जबकि पिछले कुछ समय से वहाँ इसी कुनबे की तूती बोलती रही थी। उन्हें कुछ नाम उपनाम भी मिल गए थे, जैसे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को टर्मिनेटर कहा जाने लगा। पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को द चौक चीफ का खिताब मिला। वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे मिस्टर 10% के रूप में कुख्यात हुए। कृषि मंत्री चामल राजपक्षे द बॉडीगार्ड और खेल एवं युवा मामले के मंत्री नमल राजपक्षे को शहजादा कहा जाने लगा। यह तो मंत्रालयों पर काबिज लोगों की कहानी है। इस परिवार ने अन्य प्रमुख पदों पर भी अपने करीबियों को ही बैठा दिया। अब जनता ने उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। इसे एक प्रकार के गिरोह का सफाया ही कह सकते हैं, क्योंकि अयोग्य और भ्रष्ट परिवारवादी राजनीति ने श्रीलंका में शासन की अक्षम और गैर जिम्मेदार बना डाला था। इस समय श्रीलंका में त्राहिमाम की स्थिति है। महंगाई दर 80% के आसमानी स्तर पर है। खाद्यान्न, ईंधन और दवाइयाँ जैसी तमाम आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली पड़ा हुआ है। इस अराजकता के लिए राजपक्षे परिवार के निरंकुश शासन और वैद्य के रवैये को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। कोविड महामारी ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ पर्यटन को ध्वस्त कर दिया। उसी दौर में राजपक्षे सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर रासायनिक उर्वरक पर प्रतिबंध लगा दिया और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया। इससे न केवल कृषि उत्पादन घटा, बल्कि कृषि पर निर्भर श्रीलंका की 27% आबादी भी तंगहाल हो गई। इन तुगलकी नीतियों का कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, क्योंकि कृषक वर्ग, मीडिया, नागरिक समाज और न्यायपालिका पर सरकार ने जबरदस्त अंकुश लगाया हुआ था। तमिल चरमपंथ के समय में से भी ज्यादा निरुक्तता राजपक्षे परिवार के हाल के समय में दिखाई दी। जब जनहितों की घोर अनदेखी होने लगी तो लोगों को पानी सिर से ऊपर जाते हुए दिखाई देने लगा। उनके सब्र का बांध टूट गया। देश पर कर्ज के बोझ से जुड़ी खतरे की घंटी के बीच राजपक्षे परिवार अर्थशास्त्रियों की चेतावनियों को अनदेखा कर रहा था। खाली राजकोष से बेपरवाही दिखाते हुए विभिन्न करों में कटौती की घोषणा कर दी गई। सरकार के ऐसे लोक लुभावन कारनामों के कारण करदाताओं की संख्या में 10 लाख की कटौती हो गई। श्रीलंका जैसे छोटे देश के लिए यह बहुत बड़ी कटौती थी। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्रीलंका की साख गिरनी शुरू हो गई। कर्ज संकट की चरम सीमा पार हो रही थी, फिर भी महीनों तक ब्याज का भुगतान जारी रखा गया। जब नैया डूब रही हो, तब शासक स्वयं को सबसे बुद्धिमान और काबिल नाविक समझकर मनमर्जी से चप्पू चलाए तो नतीजा परले ही हो सकता है। यही श्रीलंका के साथ हुआ। राजपक्षे परिवार ने न केवल घरेलू नीतियों में भारी गलतियों की, बल्कि विदेश नीति में भी चीन को भरोसेमंद समझकर अपने लिए एक बड़ी खाई खोद डाली। एक समय दक्षिण एशिया में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर स्थिति में थी, मगर राजपक्षे परिवार ने बिना सोचे समझे चीन से भारी कर्ज लेकर बुनियादी ढांचे पर पानी की तरह पैसा बहाया। इसके पीछे चीन से बड़े अनुबंधों की आड़ में रिश्वत लेने और भारत जैसे लोकतांत्रिक शक्ति के कथित दबाव से मुक्त होने की चाल भी यही समझी जा रही थी। वास्तव में चीनी सहयोग
श्रीलंका को गर्त में धकेल रहा था और उसकी संप्रभुता को खत्म करने पर भी तुला हुआ था। फिर भी राजपक्षे इस साल अप्रैल तक यही आस लगाए बैठे रहे कि इस मुश्किल घड़ी में चीन ही उसकी नैया पार लगाएगा। जून में जब समूचा देश विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो उठा तो चीन ने कर्ज माफी या वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया। तब गोटाबाया राजपक्षे ने ये बेतुका दावा किया कि चीन ने अपना रणनीतिक ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानांतरित कर दिया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान पर भी उसका ध्यान कम हो गया है। असल में यह बयान मूल मुद्दे से हटाने की मंशा से दिया गया था। दरअसल राजपक्षे परिवार चीन के उपनिवेशकवादी कर्ज जाल की अनदेखी अंत तक करता रहा, मगर श्रीलंका में स्वतंत्र संस्थान, लोकतांत्रिक नियंत्रण और संतुलन के साथ नीतियों पर बहस की संस्कृति बनी रहती तो उसका जो हश्र हुआ वह नहीं होता। वेनेजुएला, लेबनान, सूडान और जिम्बाब्वे जैसे विफल देशों की सूची में श्रीलंका शामिल नहीं होता यदि वहाँ निरंकुशता और सांप्रदायिक सहिष्णुता, असहिष्णुता के नासूर ने सब खोखला न किया होता। राजपक्षे परिवार ने सिंगला बौद्ध कट्टरवाद और दबंग शासन की छवि के माध्यम से ही श्रीलंका पर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया था। उन्होंने स्वयं को सिंगला बहुसंख्यक समुदाय के एकमात्र रक्षक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। यह काम नहीं आया और आज श्रीलंका के सभी नस्लीय और धार्मिक समुदाय एकजुट होकर सड़कों पर उतर रहे हैं और जवाबदेह सरकार की मांग कर रहे हैं। 1948 में स्वतंत्र होने के बाद सबसे भयावह आर्थिक संकट ने लोगों की आंखें खोल दी हैं। उन्हें समझ आ गया कि पहचान की राजनीति और नस्लीय प्राथमिकता के नाम पर उन्हें बरगलाया गया। अर्गला भूमिया आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग और जातीय समूह की हिस्सेदारी है। यह आंदोलन श्रीलंका को सुशासन की नई दिशा की ओर उन्मुख करने पर भी जोर दे रहा है। श्रीलंका आज ऐसे मुकाम पर है जब वहाँ के अधिजात्य वर्ग की पोल खुल गई, वहीं पुरानी व्यवस्था के खंडर पर नई रचना का निर्माण होना शेष है। एक कहावत है कि चीज़ें बेहतर होने से पहले खराब होनी चाहिए। राजपक्षे मॉडल के दुष्परिणामों का असर आनन फानन में कम नहीं किया जा सकता, परंतु सामाजिक जागरूकता, राजनीतिक नेतृत्व में परिपक्वता और भारत जैसे हित चिंतकों के परामर्श एवं सहयोग से श्रीलंका को नया सूर्य उदय देखने को मिल सकता है। और इससे भारत को सबक भी सीखना चाहिए, खासकर उन प्रदेशों को जो अपनी जनता को केवल सत्ता का रास्ता देखने के लिए, सत्ता भोगने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। उन्हें ना देश से मतलब है, ना देश की अर्थव्यवस्था से मतलब है। उन्हें केवल लोक लुभावन वादे करके देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना है। तो भारत को इससे भी सबक सीखना चाहिए। मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडियन न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य, इस समाचार के लेखक है श्री राम चोरिया।